हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो सेल चैप्टर के अंदर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। जब भी कोई यूकैरियोटिक सेल की स्टडी अगर हम करते हैं, मैं इसको ऐसे नाम देती हूँ कि स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी स्टडी के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी होती है। देखिए, एक रफ सा डायग्राम बना के हम देखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे हमने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तो हमें ये पढ़ना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, उसी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। एक आपको पढ़नी होती है न्यूक्लियस। दो चीजें हो गई। उसके अलावा इस पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आपको ये तीन चीजें पढ़नी। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनेलीज आते हैं, सारे डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ते हैं। और न्यूक्लियस हम अलग से पढ़ेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या नाम है, प्लाज्मा लेमा। ये इसके तीन नाम हैं। देखो बच्चों, जो अभी मैं सीक्वेंस बताऊंगी आपको हमेशा जब आंसर को फ्रेम करना हो, लॉन्ग आंसर्स अगर आते तो यही सीक्वेंस फॉलो करना है। Suppose if you get a question कि write down a short note on plasma membrane, तो बस जैसे जैसे स्टेप्स हैं, जो जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को फॉलो करो। सबसे पहले आता है इसका दूसरा नाम, व्हाट आर दी अदर नेम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके दूसरे नाम होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन कह लो, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ये इसके दूसरे नाम हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलती है, अकरेंस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में मिलती है, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, इट इज प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स। इसका अकरेंस देखें तो प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। बस जो प्लांट सेल है उसमें ऑल सेल। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है, यानी प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी सब सेल में ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल का। चलिए तीसरा पार्ट कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। सबसे पहली बात, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरी बात, लिविंग है। तीसरी बात, ये फ्लेक्सिबल होती है, ट्रांसपेरेंट, लिविंग, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक। फ्लेक्सिबल या इलास्टिक कह लो, एक ही बात है। एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये क्या टर्म होता है, इसके लिए हम एक अलग तरीके से क्लास लेंगे, उसी का हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी, पूरी एक डिफरेंट क्लास लगेंगे परमेबिलिटी की, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। और ये आउटसाइड द सेल होती है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए। जो बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है अभी तक का, उसे कहा जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो अभी तक का मॉडल है, इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। And this model was proposed by two scientists, Singer and Nicholson.
Singer and Nicholson in the year 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल एक्सेप्ट हुआ था। चलिए, ये मॉडल है क्या? इस मॉडल के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बाई लेयर है। क्या है? बाई लेयर, डबल लेयर है। और डबल लेयर किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, देन द आंसर इज फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। व्हाट इज द आंसर? द फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। It is made up of it is a bilayer of, it is a bilayer, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, made up of phospholipid and protein, phospholipid and protein। देखिए, अब प्रोटीन क्या होता है और फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये क्या हमने स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए बच्चों, जो ये वाला हेड पोर्शन हमने बनाया है, इट इज एक्चुअली द हाइड्रोफिलिक पोर्शन। ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसका मतलब ये वाटर लविंग है। और जो दो टेल जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर हेटिंग है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर हो गया, ये सिंगल लेयर, ऐसी दो लेयर बन गई, तो ये क्या हो गया? बाई लेयर हो गया। पहली चीज, हमें पता है कि जो लिपिड्स होते हैं वो पानी से कभी भी उनकी कोई दोस्ती नहीं है। तो जो ये दोनों टेल बनाई है, ये लिपिड की होती है, दीज आर ऑफ लिपिड्स। और जो हेड है वो फॉस्फोरस का होता है, तो भी इसको फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर कहा जाता है। ओके, तो दीज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें बताया है कि इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये क्या है? ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्रेजेंट रहता है, ये वाला। ये जो प्रोटीन है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो यहाँ ऊपर सरफेस पे जो रहता है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये मॉडल जो जिसे कहा जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, और ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। ठीक है, जब अगर आपको इसके ऊपर आंसर लिखने आता है, आप सिंपली लिखेंगे कि द मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, and according to this model plasma membrane is a bilayer made up of phospholipid and protein। बच्चों हमेशा phospholipid नाम याद रखना। एंड phospholipid का बाइलेयर है, ये जो हेड पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है और ये फॉस्फोरस का बना है। टेल पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और ये लिपिड का बना होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक और डायग्राम बना के बताती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जैसे हमने ये बनाया, ये फॉस्फोलिपिड हो गई। ये मैं किसी सेल का डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो सेल कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ये सब ऐसे गोल जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे, ये पूरा लेयर, अगर ये सेल है तो ये इस तरीके से पूरी लेयर बनी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। आप आगे पढ़ोगे कि जब भी किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये प्रोटीन्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मॉडल पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। बस याद रखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कई बार सिंगल 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट। कई बच्चे केवल बाइलेयर लिख देते हैं, कई लोग कुछ लिपिड लिख देते हैं। आप प्रॉपर लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, या
इट इज अ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि इसके काम क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला काम कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो जो सेल्स हैं उनके बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सारा सेलुलर मटेरियल सबका एक जैसा ही हो गया। वही बात होगी अगर हमारे घर में दीवारें ना हो। अगर हमारे घर में दीवारें ना होगी तो कमरा, रसोई सब एक जैसा एक साथ ही हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है टू सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम ईच अदर। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल to separate the content of the cell, to separate the content of the cell, to separate cell content। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है it provides shape to the cell, it provides what? shape to the cell। ये सेल को शेप देती है, शेप टू द सेल। तीसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल जो होती है वो उसके अंदर बाहर से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो सकता है। कोई चीज को अंदर आना है, किसी चीज को बाहर जाना है सेल के, तो उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। यही वाला टॉपिक को हम आगे और डिटेल में लेंगे। नेक्स्ट इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। ये मैकेनिकल बैरियर के रूप में भी काम करती है जिससे सेल को इंजरी ना हो। ठीक है, कोई भी चीज सीधा सेल के ऊपर ना आए तो इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर ऑल्सो। ठीक है, ये हमने इसके कुछ पॉइंट्स देखे। अब एक और पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। ठीक है, इट इज परमिएबल। परमिएबल क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे परमिएबिलिटी के बारे में। इट इज परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और उस वजह से कुछ कुछ चीजों का आना जाना जो है वो पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। उसको हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर एंडोसाइटोसिस एंड व्हाट आर एक्सोसाइटोसिस। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो मूव कर सकती है। तो जैसे अमीबा है, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? हम सबको पता है कि अमीबा टेक्स फूड थ्रू दी सुडोपोडिया। जो सुडोपोडिया है उससे अमीबा अपना खाना लेता है। चलिए, तो हो ही गया था हमारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो आगे अभी हम करने जा रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अमीबा है वो अपना फूड इनटेक करता है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अमीबा अपना फूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? अमीबा ऐसे करते चलो, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ड्यू टू the flexible nature of plasma membrane, flexible nature of plasma membrane, amoeba takes it its food। not only amoeba but हमारी भी सेल, अगर हम WBC की बात करें तो ठीक है, amoeba take in its food। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेक्स इन इट्स फूड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एक बहुत कई बार एक अलग सा टर्म लग जाता है कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो टर्म है, एक एंडोसाइटोसिस है और एक एक्सोसाइटोसिस है। एंडो एंटर करना है, अंदर की ओर आना है। तो टेकिंग इन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन the food particles is called endocytosis। फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने की प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस जो है फिर वो दो तरह का होता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगो, पिनोसाइटोसिस।
फैगो का मतलब हो गया सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड, और पीनो, पीना है तो पिएंगे हम किसको, लिक्विड को। तो जब कोई भी, जब अमीबा लिक्विड पार्टिकल्स को इन करता है, अपनी सेल के अंदर लेता है, तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। दोनों है क्या, एंडोसाइटोसिस ही, लेकिन अगर सॉलिड पार्टिकल को ले रहा है तो फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, और अगर लिक्विड पार्टिकल को ले रहा है तो पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। जो हमारी WBCs होती है, जो हमारे ब्लड के अंदर रहती है, जो अमीबॉइड शेप की होती हैं, जो अपनी शेप बदल लेती हैं, वो जब फॉरेन पार्टिकल को, जैसे बैक्टीरिया है, जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो WBC भी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से उसको अंदर ले लेती है, और उस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, फैगोसाइटोसिस, क्योंकि बैक्टीरिया सॉलिड पार्टिकल है। तो एंडोसाइटोसिस का ही एक पार्ट है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा जो होता है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एग्जिट करना, बाहर निकलना। तो जब किसी वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालना है, throwing out of the waste material, it is called exocytosis, throwing out of waste material, throwing out of waste material, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, इसी को सेल वोमिटिंग भी कहा गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल वोमिटिंग, इसी को सेल वोमिटिंग भी कहा गया है। ओके बच्चों, तो ये हमने देखा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसके अंदर हम देखेंगे, जो भी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा था, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।